जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में करना है, वो हमें सारी नॉलेज मिली है हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ क्या कहता है? दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, हम एक मेटल वायर के बारे में देखेंगे, और ये सारी की सारी टर्म जो है इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। कोई भी मेटेलिक वायर ले सकते हैं, स्टील हो सकती है, आयरन हो सकती है, कोई भी एक मेटेलिक वायर ले ली हमने, और उसको हम इस कर्व पे डिनोट करेंगे। ये हमारे पास कर्व है। इस साइड हमारे पास क्या जा रहा है? स्ट्रेस वाई एक्सिस पे है, और जो स्ट्रेन है मेरे पास वो एक्स एक्सिस पे है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट? तो मतलब कि जितना हमें स्ट्रेन बढ़ता जाएगा हमारे पास, उतना ही हमारे पास स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। जितना हमारे पास स्ट्रेन कम होता जाएगा, वैसे ही हमारे पास क्या है, वो स्ट्रेस भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो हमें पता है कि मान लो ऑलरेडी जब हमने किसी भी वायर के ऊपर लोड लगा दिया, ये मेरे पास वायर है, उसके ऊपर मैंने लोड लगा दिया, और ये वायर जो है सीलिंग के साथ कनेक्टेड है। जैसे मैंने इसके ऊपर लोड लगाया, पहले से इस वायर में थोड़ा सा लेंथ का चेंज आ गया। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर मेरे पास ही इतना स्ट्रेन था, और यहाँ पर इतना मेरे पास स्ट्रेस आया, उसके अकॉर्डिंग जितना स्ट्रेन उतना स्ट्रेस। ओके, इसके बराबर अगर मैं पॉइंट बनाऊं यहाँ पर, ऐसे करके ये पॉइंट बनाऊं, तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास ये पॉइंट बन रहा है, उसके बेसिस पे मैं इसको शो करूंगी अब। सिमिलरली जैसे जैसे मेरे पास स्ट्रेस बढ़ते थे, जब यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ पे था, अब जब यहाँ से डबल हो गया, तो मान लो यहाँ पर आ जाएगा, ये डबल हो जाएगा, यहाँ से डबल होगा, ये यहाँ से डबल होके यहाँ आया, यहाँ से डबल होके यहाँ आया। इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे अगर कर्व बनाने की कोशिश करूँ, कैसे आएगा? यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पे ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये पॉइंट आ गया, इसको अब मैं कंबाइन करूंगी, ताकि मेरे पास एक कर्व बननी शुरू हो जाए। ठीक है, ये इस तरह से मेरे पास कर्व बननी शुरू होगी। किसी मटेरियल के लिए ऐसे होती है, किसी के लिए ऐसे भी होती है। तो यहाँ से मेरे पास ये जब कर्व बननी शुरू होगी, ये बढ़ती जाएगी, और ये ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, इस तरह से मेरे पास बननी शुरू हुई, और एक पॉइंट तक आके ये ऐसे ही रहेगी, सिर्फ एक पॉइंट तक आके। वाई? क्योंकि उसके बाद क्या है, हमने पढ़ा था ना कि एक इलास्टिक लिमिट होती है। जब उस इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हम उस वायर के ऊपर लोड लगा देंगे, तो वो ऐसा ही बिहेवियर नहीं शो कर पाएगी। हुक लॉ क्या कहता था? इफ द डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, अगर डिफॉर्मेशन कम है, तब हम कह सकते हैं कि जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि उस डिफॉर्मेशन की एक लिमिट है, एक लिमिट तक जब हम डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई करेंगे, तब तक ये चीज हमारे पास पॉसिबल होगी। तो मान लो यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये स्ट्रेट लाइन पे मूव करी, इस पॉइंट तक ये स्ट्रेट लाइन पे मूव करी, इसको मैंने ए का नाम दे दिया। उसके बाद इसने थोड़ा सा इस तरह से चेंज लाना शुरू कर दिया, इस तरह से चेंज आया, यहाँ पर जो चेंज आया, थोड़े से कर्व आई, ऊपर को हुई, इसको मैंने बी का नाम दिया। और फिर ये एक हद तक आगे बढ़ी, इस हद तक मैंने सी का नाम दिया। इसके बाद ये थोड़ा सा कम हुई, थोड़ा सा ही बिल्कुल, फिर बिल्कुल हाई पॉइंट पे गई, अपनी पीक पे आके वापस से नीचे आ गई, और इसके बाद ये कर्व खत्म हो गई। क्यों? इसका भी एक कारण है, ये जो कर्व है ये क्यों खत्म हो गई है? देखिए, पॉइंट ए से ले, जीरो से लेके, या जीरो से लेके पॉइंट ए तक, ओ ए में इसने प्रॉपर इलास्टिक बिहेवियर शो किया, प्रॉपर इलास्टिक बिहेवियर इसने यहाँ पर शो किए। देखिए, बेसिकली हमें ये चीज ध्यान रखनी है
यहाँ 0 से लेके इस पॉइंट तक, इसको अगर मैं कहूँ बी और सी का भी एक पॉइंट बनाते हैं, रुको। 0 से लेके 1 तक यहाँ पर ये पॉइंट बन गया, ठीक है। यहाँ तक भी चलो ठीक है। जब सी पे आई यहाँ तक, इसके अलोंग देखना, कर्व के अलोंग बनाना है हमने ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट तक ये जो पूरा पूरा बिहेवियर हमने कह रहे हैं, ओ से लेकर ए तक, तो कम्प्लीटली इलास्टिक बिहेवियर, कम्प्लीटली इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। जो इनिशियल पार्ट है, ये इनिशियल जो पार्ट है ओ ए ग्राफ का शुरू वाला, कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइन है। इसमें हम कह सकते हैं जो स्ट्रेस है, सॉरी जो स्ट्रेन है, ये हमारे पास लेस देन 1% आया है ओ ए में। इन ओ ए कर्व में हमें पता चला कि जो स्ट्रेन है वो लेस देन 1% है, इतना कम स्ट्रेन आया। वही बात, if the deformation is small then stress is directly proportional to strain, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंप्लीटली हुक लॉ को ओबे करे, तो ओ ए कर्व क्या है, ओबेज हुक्स लॉ। ये कंप्लीटली ओ ए कर्व जो है वो हुक्स लॉ को ओबे कर रही है। तो जब ओ ए कर्व हमारे पास हुक्स लॉ को ओबे कर रही है, तो हम कह सकते हैं दैट ए हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, प्रोपोर्शनल लिमिट का पॉइंट आ गया। यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट जो थी हमारे पास, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको इससे फॉलो किया। ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। अब हम ए से जाते हैं बी की तरफ। ए से बी में क्या चेंजेस है कि इसमें एक छोटा सा हमारे पास यहाँ पे कर्व शो कर दिया, स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब यहाँ पर एक कर्व आनी शुरू होगी। अब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो स्ट्रेस है ए टू बी, ए टू बी हम कह सकते हैं स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन स्टिल जब हम इस पॉइंट के बीच में, ओ टू बी के पॉइंट के बीच में अगर हम लोड को रिमूव कर देंगे, इट विल स्टिल शो द इलास्टिक बिहेवियर, क्योंकि ये जो वायर है अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेगी, विल रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। वायर जो है अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेगी ओ से बी में, यानी कि बी तक स्टिल हमारे पास क्या चल रहा है, इलास्टिक बिहेवियर। तो जो इंटायर पोर्शन है ओ टू बी का, इस इंटायर पोर्शन को, ये वाले जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी, इस इंटायर पोर्शन को ओ टू बी हम कहेंगे इलास्टिक रीजन। क्या कहेंगे, इलास्टिक रीजन। अब देखिए ओ टू ए क्या था हमारे पास, प्रोपोर्शनल लिमिट आ रही थी। ओ टू ए क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट। ओ टू बी हमारे पास क्या आ रहा है, इलास्टिक रीजन आ रहा है। और बी को हम, ए को जैसे मैंने प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम दिया, बी को मैंने क्या नाम दिया, बी को मैंने नाम दिया इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। सी तक क्यों नहीं, ये हम आगे पढ़ेंगे। बी को हम इलास्टिक लिमिट भी कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं यील्ड पॉइंट। यहाँ तक इसके यील्ड आ गई है, इज नोन एज यील्ड पॉइंट, ठीक है। और जो स्ट्रेस इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे जो हमारे पास स्ट्रेस आएगा बी के पॉइंट पे, बी पॉइंट पे जो मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पर इसको मैं एस वाई से डिनोट करूंगी। बी पॉइंट पे जो एस वाई आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब आगे आते हैं सी पॉइंट की तरफ। मान लो अभी मैंने लोड हटाया नहीं है, अब डिफॉर्मेशन स्मॉल वाली बात तो खत्म होगी हमारी, क्योंकि अब हमने, हमारा हुक फ्लो ओबे होना बंद हो चुका है, बी पॉइंट से हमारा हुक फ्लो ओबे होना बंद हो गया, ठीक है। तो फिर इस चीज को भूल जाओ, अब थोड़ा सा पेन चेंज करके काम करते हैं। अब आते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे क्या हो गया भैया सब, और जब मैंने बी पॉइंट से आगे भी इसके ऊपर लोड लगाए रखा, जब ज्यादा और लोड हो गया, तो जो स्ट्रेन है वो एकदम बढ़ जाएगा। एकदम जब वो बढ़ गया, तो जब स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा,
देयर विल बी स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ये हम कैसे कह सकते हैं? देखो, स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, सी पे इतनी होगी, फिर यहाँ पे इतनी होगी, यहाँ पे इतनी होगी। यहाँ पर पहले तो स्ट्रेस में पहले इतना ही रहा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर इतना हो गया। स्ट्रेन तो बहुत बढ़ रहा है, बट एज स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, स्ट्रेस में इतना चेंज नहीं आ रहा। स्ट्रेस वहीं कहीं घूम रहे हैं, मतलब यहाँ पे 10 वैल्यू, यहाँ पे 12 है, 10 और 12 के बीच बीच में घूम रहे हैं, है ना? तो फिर ये तो ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा। अगर मान लो मैंने सी पॉइंट पे आके, जब कर सी पॉइंट पे आ गई, तो मुझे रियलाइज हो कहीं वायर ब्रेक ना हो जाए, है ना? तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्ट्रेस को रिमूव कर दिया। कौन से पॉइंट पे? सी पॉइंट पे जब मैंने स्ट्रेस को रिमूव किया, जो वायर है अब अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस नहीं आएगी। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ पे वापस नहीं आएगी, बट यहाँ पर एक मैं बना रही हूँ ओ डैश। ओ डैश की कर्व के अकॉर्डिंग जो है, नहीं, सी ओ डैश की कर्व के अकॉर्डिंग के थोड़ा सा ही चेंज आएगा। मान लो मैंने वायर को यहाँ पर इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है, इसके ऊपर बियॉन्ड, बियॉन्ड मेरे सी लेवल तक जब ये लोड आ गया, इसको मैंने हटा दिया, हटा दिया। वायर ओरिजिनल लेंथ पे तो नहीं आई, लेकिन कुछ हद तक क्या है, अपने डिफॉर्मेशन को रिकवर कर गई। यहाँ तक तो नहीं आई, लेकिन कुछ हद तक रिकवर कर गई, वैसे ही उसी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश में। तो सी पॉइंट पे क्या होता है, वायर डज नॉट regain its original shape और ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, सी पॉइंट पे हमारे पास ये चीज होगी, यानी कि हमने एक इलास्टिक लिमिट से आगे इसको खींच दिया। तो कौन से कर्व को वो फॉलो करती है? सी और डैश की कर्व को ये फॉलो करती है। ठीक है, चाहे हमने अब स्ट्रेस बिल्कुल ही हटा दिया, जीरो कर दिया, इससे जो स्ट्रेन आएगा ना, उसमें इतना डिफरेंस आ जाएगा, ये इतना डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ओ डैश का हमारे पास वायर के अंदर स्ट्रेन रह गया है, यानी कि अभी भी चेंज इन लेंथ पड़ी है हमारे पास, डायमेंशन का चेंज अभी पड़ा है, इसको हम कहते हैं परमानेंट इंक्रीज इन लेंथ। सॉरी, मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर हमारे पास क्या है, हमने लोड को भी हटा दिया, लोड को हटाने के बावजूद हमारे पास क्या हो रहा है, लेंथ उसी ओरिजिनल में नहीं, उसी शेप में नहीं आ रही, उसी लेंथ में नहीं आ रही वापस, लेकिन कुछ हद तक रिड्यूस कर रही है। और वो कौन सा फॉलो कर रहा है? ओ डैश का हमारे पास क्या, यहाँ पर एक सेट बन रहा है। ठीक है, उस सेट में क्या पता चल रहा है, दैट देयर इज अ परमानेंट इंक्रीज इन लेंथ, परमानेंट इंक्रीज इन लेंथ। इस परमानेंट इंक्रीज इन लेंथ की वजह से क्या होगा, देखो, परमानेंट इंक्रीज यानी कि अभी इससे वापस नहीं जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी, ये जो इतना है लेंथ अब इसकी बढ़ चुकी है, इससे वापस उस पोजीशन में नहीं आने वाली है। ठीक है, अब वायर को हम कह सकते हैं, इसने क्या एक्वायर कर लिया है, सी पोजीशन पे परमानेंट सेट एक्वायर कर लिया है। क्या एक्वायर कर लिया है? परमानेंट सेट, क्योंकि परमानेंट इसकी लेंथ जो है बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को रिट्रेस नहीं कर सकते, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो इवन अगर हम उसको रिवर्स कर भी लें, हम वापस से ये कर्व बी पे नहीं आ सकते, बी पे आके ऐसे नहीं आ सकते, अब ये कर्व ऐसी आएगी, सी ओ डैश की कर्व आएगी, अब सी ओ की कर्व नहीं आएगी, जब हमने बिल्कुल ही लोड को हटा दिया, बिल्कुल ही स्ट्रेस जीरो कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब उसके अंदर स्ट्रेन अब आ चुका है, चेंज इन लेंथ परमानेंट होगी। तो इस तरह के स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक हिस्टैरिसीस। इसको क्या कहते हैं? इस तरह के स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक हिस्टैरिसीस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इससे भी आगे। अब हमने क्या किया, उसी वायर का जब मैंने लोड नहीं हटाया, भाई इमेजिन करते हैं वापस से कि लोड नहीं हटाया मैंने, जब मैंने लोड नहीं हटाया, लोड बढ़ता जा रहा है इसके ऊपर, उसकी जो कर्व है चेंज होती जा रही है।
इंक्रीज कर दिया मैंने लोड, हटाने के बजाय इंक्रीज कर दिया। सी के आगे बढ़ गया वो कर्व, सी के आगे बढ़ गई और इसमें बहुत ज्यादा चेंज आ गया, लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन आ गया। तो जो लेंथ ऑफ वायर है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले क्या था, ये सी पॉइंट तक क्या था, ए पहले ओ पॉइंट पे, ए पॉइंट पे देखते हैं, ए और बी पे वायर ने अपनी पोजीशन को रीगेन कर लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर सी पॉइंट पे हमने क्या सीखा कि वायर अब परमानेंट सेट पे आ गई है यहाँ तक, अब इससे ज्यादा क्या वायर की जो है लेंथ है वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी, ये परमानेंट इंक्रीज हो गया लेंथ में, ठीक है। अब मैंने क्या सी से भी ज्यादा लोड बढ़ा दिया, तो यहाँ पे डी पॉइंट आएगा। सी पे भी ज्यादा जब लोड बढ़ा दिया मेरे पास स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, यानी कि लेंथ बढ़ती जा रही है, वायर की लेंथ बढ़ती जा रही है, और वो इतनी बढ़ती जा रही है कि स्ट्रेस में इतना चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो स्ट्रेस कोरिस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट पॉइंट, अब हाईएस्ट पॉइंट पे आ गए हम यहाँ पे डी पॉइंट पे। जब हाईएस्ट पॉइंट पे आए, इसको हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, एसयू, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम देना है, एसयू को नाम देना है, यहाँ पे लिख देती हूँ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। एस वाई था वो क्या था, यील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पर क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन चाहे आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, स्ट्रेस और स्ट्रेन चाहे आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन स्टिल वो एक इलास्टिक लिमिट के अंदर है। लेकिन जब वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, हाईएस्ट हमारे पास जब स्ट्रेन आ रहा है, हाईएस्ट लेंथ हमारे पास आ चुकी है, उस वक्त हमारे पास एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, स्कोर क्या बोल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रेशियो है मैक्सिमम लोड की, तो वे जो वायर क्या है सब्जेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर एक मैक्सिमम लेंथ है कि इस लेंथ तक हम क्या है, इस स्ट्रेंथ तक का कि हम वेट डाल सकते हैं इस वायर पे। स्टील की वायर मान लो इसके ऊपर हम 1 टन का, जैसे 1 टन का वायर वेट डालेंगे स्टील के वायर के ऊपर, वो हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे रह जाएगा, यानी कि लास्ट पॉइंट है। इससे ज्यादा वेट डालेंगे तो वायर के ब्रेक होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसके ऊपर के वेट डालें, इससे ज्यादा वेट नहीं डालेंगे। वे जो मैक्सिमम लोड है जितनी हम इस वायर के ऊपर डाल सकते हैं, जिस कारण क्या है, इसका जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसमें चेंजेस आएंगी, धीरे धीरे आएंगी बट चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो अब ये वायर के ऑब्वियस इससे भी ज्यादा लंबी हो चुकी है, ये मेरे पास परमानेंट सेट था, यानी कि वेट हटाने के बाद अब इस लेंथ तक तो आएगी आएगी वायर, लेकिन जब इससे भी ज्यादा वेट डाल दिया, अब इससे भी ज्यादा लंबी होगी, इससे भी ज्यादा लंबी होगी, तो अब क्रॉस सेक्शन होता है ये वाला, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया अब बढ़ रहा है, कि अगर मैं वायर को यहाँ पे जूम करके लिख दूं डी पे, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वायर क्या थिन हो रही है, वायर की क्या थिनिंग हो रही है, धीरे धीरे वो पतली होनी शुरू हो रही है, यानी कि इसके अंदर कंस्ट्रिक्शन आनी शुरू हो जाएंगी। अब मैंने क्या किया, उससे भी ज्यादा वेट डाल दिया, उससे भी ज्यादा वेट डाल दिया, तो एंड पे ई पॉइंट पे आएगी, ठीक है। जब मैंने उससे भी ज्यादा वेट डाल दिया तो मेरे पास ई पॉइंट आएगा, वो ई पॉइंट क्या बता रहा है हमें, वो ई पॉइंट हमें ये बताएगा कि जब हम डीप से भी ज्यादा ना वेट हमने डीप पे डाला था, मैक्सिमम वेट था, उससे भी ज्यादा जब मैंने उसके ऊपर वेट डाल दिया, लोड डाल दिया वायर के ऊपर, जो वायर के अपने अंदर कंस्ट्रक्शन से आएगी, जिसको हम नेक्स्ट एंड वेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ई पॉइंट पे हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट एंड वेस्ट। नेक्स्ट एंड वेस्ट में क्या है, कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे लेंथ में, जहां पर क्रैक्स आने या पतली होनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि मेरे पास ये वायर है, एक पॉइंट पे आके इस तरह से यहाँ पर क्या पतली होनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा और जूम करते हैं, थोड़ा मोटी बना के दिखाती हूँ, जबकि और भी ज्यादा पतली होगी, एक तरफ जूम किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एंड वेट्स मतलब यहाँ पर कहीं कहीं पे क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, मतलब अब ये वायर के क्या टूटने के चांसेस है, क्या है ये,
टूटने के चांसेस, और वायर उससे भी ज्यादा लंबी हो चुकी है इस तरह से ई पॉइंट पे। जब तक हम ई पॉइंट पे आएंगे कुछ और ज्यादा स्ट्रेन बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। जब वायर लंबी लंबी होती जा रही है तो उसकी चौड़ाई तो कम होगी, सीधी सी बात है ना। वायर लंबी लंबी होती जा रही, चौड़ाई कैसे कम होगी? पहले तो इसकी थिनिंग ही होगी वैसे ही, जब और ज्यादा वेट डाला तो कहीं कहीं पे इस तरह से वो टूट रही सी, फ्रैक्चर होनी शुरू होगी, क्रैक्स आने शुरू हो गए इसके ऊपर। अब हम और ज्यादा स्ट्रेन जब डाल दिया, चाहे हमने लोड कम कर दिया, तो स्टिल हमने उसके ऊपर के स्ट्रेन डाले जा रहे हैं, बस को खींचे जा रहे हैं। उससे क्या होगा, एक पॉइंट आएगा कि जो वायर है टूट जाएगी, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जो ये हमने नेक्स एंड वेव्स बनाए थे, ये वीक पतले पतले होते जाएंगे यहाँ पर, फिर एक पॉइंट पे आके बिल्कुल ही यहाँ पर ही टूट जाएगी, यहाँ पर ब्रेकेज हो जाएगी। ठीक है, तो ई को हम और क्या कह सकते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो फ्रॉम यू कैन से बी टू ई, ये जो मेरे पास रीजन आ रहा है बी टू ई, इस पूरे रीजन में हमारे पास हुक फ्लो तो लग ही नहीं रहा। ठीक है, इस पे हमने क्या देखा कि जैसे हम लोड डालते जा रहे हैं हमारे पास वायर के अंदर चेंजेस आ रहे, लेकिन जब हम उस लोड को हटा रहे हैं हमारे पास वायर की लेंथ बढ़ती जा रही है ना। जब हमारे पास से वायर की लेंथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तब एक पॉइंट आता है कि वो वायर ब्रेक हो जाती है ना। अब हमने एक इलास्टिक रीजन किया था, वो इलास्टिक रीजन क्या था, ओबी का, है ना। ओबी, ये जो हमारे पास सारा रीजन था ये क्या था, इलास्टिक रीजन, ओबी का। लेकिन बी टू ई मेरे पास कौन सा रीजन आ रहा है, प्लास्टिक रीजन। बी ई मेरे पास कौन सा रीजन आ रहा है, प्लास्टिक रीजन, क्योंकि इसके बाद जो वायर है अपनी ओरिजिनल लेंथ को, ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पा रही है। और आफ्टर दिस रीजन, इस रीजन के अंदर जो मटेरियल हमारे पास बन जाएगा या जो भी मटेरियल हमारे पास होगा, उसको हम कहेंगे कि वो जो मटेरियल है वो प्लास्टिक, सॉरी, प्लास्टिक फ्लो को फॉलो करे, प्लास्टिक फ्लो को फॉलो करे या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को फॉलो करे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को फॉलो करे। वायर कोई भी हो सकती है, स्टील की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, कोई भी हो सकती है, हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर कोई वैल्यूज मेंशन नहीं है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। लेकिन जो भी इलास्टिक बिहेवियर शो करती है वो लेस देन 1% तक इस चीज को, स्ट्रेन को झेल सकते हैं, इससे ज्यादा वो झेल नहीं पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, छोटे से टर्म करते हैं रिलेटेड टू रबड़, रबड़ के रिलेटेड करते हैं यही सारी टर्म। ये जो रबड़ वाली टर्म हम लेंगे ये किसके लिए लेंगे, ये हम लेंगे वल्कनाइज्ड रबड़। वल्कनाइज्ड रबड़ क्या होती है, वल्कनाइज्ड रबड़ में जो भी हमारे पास नेचुरल रबड़ होती है या जो हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल जो रबड़ होती है, उसको क्या है हम मिक्स करके जोड़ जोड़ के, ठीक है, हार्ड बना देते हैं, तो उसके अंदर केमिकल्स डालते हैं ढेर सारे, जिससे कि वो हार्ड हो जाए। वो हार्ड कैसे होगी, जब उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या है आपस में स्टिक होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपस में क्या बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जैसे प्लास्टिक नहीं होता, प्लास्टिक के अंदर पॉलीमर्स जो है वो हो जाते हैं, बन जाते हैं आपस में, और इसके बाद क्या होता है वो कंप्लीटली जुड़ जाते हैं, वही चीज है। जब ऐसा कुछ होता है तो मान लो ये रबड़ है, इसके पहले एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऐसे घूम रहे हैं, जैसे ही हम इसके अंदर के कुछ केमिकल्स ऐड कर देंगे, केमिकल्स ऐड कर देंगे जिसमें बेसिकली हमारे पास सल्फर होता है, बेसिकली क्या होता है हमारे पास सल्फर होता है, वो केमिकल जब ऐड कर देंगे इनके अंदर के आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी, अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाएगी। और ये जो अच्छी खासी बॉन्डिंग होगी ना, इस कारण ये रबड़ को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, दिस इज नोन एज वल्कनाइज्ड रबड़। ठीक है, जब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कह देंगे, जब ऐसे रबड़ बन के आ जाएगी वो हमारे पास वल्कनाइज्ड रबर हो जाएगी। ठीक है, तो वल्कनाइज्ड रबर के केस में भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है बना सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। हाँ बनता है, पर वो बहुत डिफरेंट बिहेवियर होता है, क्योंकि जो ये मटेरियल है
इसको हम जितना मर्जी खींचते जाए, जितना मर्जी स्ट्रेच करते जाए, इसको जितना मर्जी इलोंगेट करते जाए, और ओरिजिनल लेंथ से बहुत गुना ज्यादा, 10-20 गुना ज्यादा भी अगर हम इसको खींच दें, तब भी क्या ये अपना इलास्टिक बिहेवियर नहीं छोड़ता। ठीक है, कब तक नहीं छोड़ता? जो जब तक उसकी लेंथ जो है उसकी ओरिजिनल लेंथ से 8 गुना ज्यादा नहीं हो जाती। इवन देन उसके बाद भी अगर हम उसको खींच दें ना, तब भी, और रिमूव कर दें उसके ऊपर जो वेट लगा हुआ है, फिर भी क्या है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाएगी। ठीक है, यानी कि नेचुरल लेंथ से 8 टाइम्स कर दे, 8 टाइम्स से नेचुरल लेंथ अगर हम इसके ऊपर खींच दें इसको, स्टिल जो है उसके ऊपर जब हम वेट रिमूव करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे, इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो ये जो रबड़ है बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेवियर शो करती है। इसकी कामना ऐसे आती होती है, इस तरह से। ठीक है, ये स्ट्रेस की और स्ट्रेन की इस तरह से कर्व आती है। इस कारण जो रबड़ है, ये कोई भी डक्टाइल मेटल ले लो, स्टील ले लो, उससे भी ज्यादा इलास्टिक है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है स्ट्रेस का फॉर अ गिवन स्ट्रेन, स्टिल वो क्या ज्यादा होता है स्टील के अंदर एज कम्पेयर टू रबड़। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो इंटरनल फोर्सेस अपीयर होती हैं स्टील के अंदर, तो वो डिफॉर्म हो चुकी होती हैं। तो स्टील के ज्यादा इलास्टिक हम कह सकते हैं रबड़ से, क्योंकि कारण क्या है कि जो मैग्नीट्यूड आता है स्ट्रेस का वो ज्यादा होता है। स्ट्रेस पर स्ट्रेन जो मैग्नीट्यूड आता है स्टील का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रबड़। तो हम क्या, चाहे ये क्या ज्यादा बिहेवियर शो कर रही है इलास्टिक मटेरियल जैसा, जल्दी अपने ओरिजिनल लेंथ पे वापस है, स्टिल हम कहेंगे स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। ये पॉइंट याद रखना है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। स्टिल व्हाई? जो स्ट्रेस टू स्ट्रेन हमारे पास मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ये होता है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो मैग्नीट्यूड आता है, स्ट्रेस फॉर स्ट्रेन इज मोर इन स्टील एज कंपेयर टू रबर। ठीक है, इसका ज्यादा होता है स्टील का रबर से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीजें रखनी है। यहाँ पर किसी भी पार्ट में जो हमारे पास एक कर्व आ रही है, किसी भी पार्ट में जो है जो लार्ज डिफॉर्मेशन स्ट्रेस आया है, वो कहीं पे भी प्रोपोर्शनल नहीं आया। जो हमने पहले की थी वो ऐसे थी, फिर उसमें चेंजेस आने शुरू हुए थे, राइट, इस तरह से। इसमें तो कहीं पे भी हुक्स लग ही नहीं रहा, कहीं पे भी स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ही नहीं। ये पहली चीज ये देखो, देयर इज नो रीजन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देयर इज, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अभी और ड्रॉ करना है, देयर इज नो रीजन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। रबड़ के केस में करें हम, यहाँ पर काट के रबड़ करते हैं, वल्कनाइज्ड रबड़। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान में देखो कि जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया गया है, ओरिजिनल कर्व क्या है उसको रिट्रेस करके नहीं आएगी। ठीक है, इसी कर्व को रिट्रेस करके नहीं आएगी, ऐसे आएगी। पेन चेंज करते हैं, इस तरह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या ओरिजिनल लेंथ में तो आ जाएगी, लेकिन स्ट्रेस की ये कर्व होगी। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की इसको कवर करके आएगी, ये स्ट्रेन की हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, ये चीज होगी यहाँ पर। जब हमारे पास उसी कर्व को रिट्रेस करके नहीं आ रही है, नो डाउट नेचुरल लेंथ अपनी रीगेन करी, बट उस कर्व को नहीं रीगेन करके आ रही, उसको नहीं रिट्रेस करके आ रही, जो वर्क डन होगा बाय द मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने का, वो कम होगा देन दी डिफॉर्मिंग फोर्स, वर्क डन बाय द डिफॉर्मिंग फोर्स, जब उसको डिफॉर्म किया गया। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर है जो अब्सॉर्ब कर रही है बाय द मटेरियल, इस कारण क्या है ये अपनी ओरिजिनल शेप नहीं आ रहा है। और ये जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो हमारे पास एनर्जी आ रही है ना, जो मटेरियल एब्सॉर्ब कर रहे हैं इस साइकिल के दौरान,
ये हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये इसको गर्म कर रहा है, रबड़ गर्म हो रही है अब इस कारण। यानी कि जब डीफॉर्म हुई उसने ये कब फॉलो को किया, डीफॉर्म होते हुए, लेकिन जब वापस हो रही थी डी, उस वक्त रिस्टोर जब हो रही थी तब उसने इस कर्व को फॉलो किया, तो एक साइकिल बन गया ये तो, यहाँ से ऐसे तो साइकिल बन रहा है। जब ये साइकिल बन रहा है तो एक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, वो कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट। ठीक है, तो जो इस जो हमारे पास ये बिहेवियर आया है, जो फिनोमिनन आया है, इसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक हिस्टेरिसिस, इलास्टिक हिस्टेरिसिस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। किसमें यूज होती है एप्लीकेशन, शॉक एब्जॉर्बर्स में। किसमें होती है, शॉक एब्जॉर्बर्स में। अगर जो वल्कनाइज्ड रबर की पैडिंग को हम यूज करें वाइब्रेटिंग सिस्टम के बीच में, ठीक है, मान लो कोई फ्लैट बोर्ड हो गया, जो रबर है तब कंप्रेस हो जाती है और फिर वापस वो रिलीज करती है और एक साइकिल ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट कर देती है इसी तरह से। और उस वक्त जो एनर्जी अब्सॉर्ब की जाती है रबर के अंदर हर एक साइकिल में, उसके सिर्फ एक पार्ट को यूज किया जाता है एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन को, ताकि वो ट्रांसमिट हो जाए उस फ्लैट बोर्ड के अंदर। ठीक है, वाइब्रेशंस वगैरह क्रिएट करने में हमारे पास, शॉक को एब्जॉर्ब करने में हमारे पास यूज होती है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट और टॉपिक्स करेंगे, अभी आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है।